दुनिया में इंसानी हैवानियत की, वहशीपन की, दरिंदगी की न मालूम कितनी ही कहानियाँ, किस्से हैं जो कई बार मन करता है कि ऐसा लगे कि झूठ हो, लेकिन सच होता है। एक 2012 में दिल्ली में निर्भया केस हुआ। उस वक्त उस कहानी को सुन के रोंगटे खड़े हो गए थे। लगा था कि ये क्या है, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, इस हद तक दरिंदगी कोई किसी लड़की के साथ करने की सोच भी कैसे सकता है। और फिर लगता है कि इंसान इंसान है, हम सभी इंसान हैं, एक जैसी सोच होती है, आँख, नाक, कान, शक्ल, लगभग सभी, हाथ पैर। लेकिन कुछ लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये सोच आती कहाँ से। तो उस निर्भया केस ने बहुत बेचैन किया। लेकिन आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया में अगर आप दरिंदगी की किस्से सुनेंगे और कहानियाँ सुनेंगे तो मुझे लगता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि बाकी सब चीज़ें बेकार हैं और शायद इसके आगे कुछ सोचना और सुनना गवारा भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे खौफनाक रेप, गैंग रेप, आप जो भी कह लें, ये वो कहानी है। कहानी जापान की है। 17 साल की एक लड़की जिसने अपना जन्मदिन सिर्फ 3 दिन पहले मनाया था। 3 दिन पहले वो 17 साल की हुई थी। टोक्यो के करीब वो रहती थी। उसका नाम था जुंको फुरुता। 17 साल की लड़की थी। 22 नवंबर 1972 को उसका जन्म हुआ था और 25 नवंबर 1989 से ये कहानी शुरू होती है। उसके 17वें जन्मदिन के ठीक 3 दिन बाद की कहानी। 17 साल की ये खूबसूरत लड़की, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, तेज़, घर पे माँ बाप, एक भाई, एक बहन, और ये वहीं एक अच्छे स्कूल में जिसका नाम था याशियो मिनामी हाई स्कूल, वहाँ ये पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ उसी साल इसने कुछ दिन पहले ही स्कूल और घर के बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी, दुकान, वहाँ इसने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया था। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद ये कुछ घंटे वहाँ काम करती थी, उससे पॉकेट खर्च निकल आता था और बड़ा खुश थी वो। स्कूल में जुंको एक तरह से बहुत पॉपुलर थी क्योंकि ब्रिलियंट थी, हर चीज़ में, हर पढ़ाई के अलावा खेल कूद, बाकी चीज़ें, क्विज, उसमें भी आगे रहा करती थी। तो हर एक उसको एक तरह से बड़ा मानता था, प्यार करता था। लेकिन उसकी यही खासियत कुछ लड़कों की नज़र में जो है वो उसकी दुश्मन हो गई। उसी स्कूल में कुछ लड़के पढ़ते थे, उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था मियानो। मियानो जुंको से एक तरह से कहें तो वो क्रश था एक तरह से उसका। लेकिन मियानो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो जापान के जो बड़े बदनाम एक गैंग है वहाँ पे, याकुज़ा, तो उसके जूनियर गैंग का मेंबर था वो। और याकुज़ा की कभी कहानी आपको सुनाऊंगा फुर्सत में, किस तरीके की ये गैंग है, क्या है, खूंखार है। तो मियानो के बारे में सब जानते थे कि ये याकुज़ा गैंग से जुड़ा हुआ है, तो लोग उससे डरते थे, घबराते थे और उसकी हर चीज़ को लोग मानते थे। उसकी नज़र में ना सुनने का कोई मतलब ही नहीं था। उसने जुंको को कई बार प्रपोज़ किया, जुंको ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देती थी। उस स्कूल में और जैसे बच्चे जो ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे, सिगरेट पीते थे, उन सब से अलग रहती थी जुंको और इस ग्रुप में शामिल ही नहीं होती थी। वो अपना पढ़ाई करती थी, पार्ट टाइम जॉब करती थी, घर जाती थी। मियानो ने उसे 2-3 बार प्रपोज़ किया और जुंको ने उसे मना कर दिया। ये बात मियानो के दिल में बैठ गई और वह जुंको फुरुता से बदला लेने की सोचने लगा। याकुज़ा गैंग से वैसे ही जुड़ा हुआ था, खौफ था नहीं उसको। 25 नवंबर 1989 जुंको फुरुता स्कूल से निकलती है और अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाती है पार्ट टाइम काम करने के लिए। वहाँ से रात करीब 8:30 बजे शॉप से बाहर निकलती है घर जाने के लिए। साइकिल से वो स्कूल जाती थी, साइकिल से शॉप जाती थी, साइकिल से घर जाती थी। वो साइकिल से जब जा रही होती है उसी वक्त मियानो अपने 5 और दोस्तों के साथ रात को निकला था
और ये किसी अकेली लड़की या औरत को इस तरह के देखते थे, उन्हें उठाते थे, रेप करते थे, यही इनका काम था। तो उस रात भी ये शिकार की तलाश में निकले थे और इत्तेफाक से जहाँ से ये गुजर रहे थे वहीं से उस वक्त जुकुता जो है, जुंको फ्रूता, वो अपने साइकिल से जा रही थी। मियानो की नज़र पड़ गई जुकुता पे और जैसे ही उसने देखा अपने दोस्तों से कहा कि ये वही है और इससे बदला लेना है। मियानो चूँकि याकूज़ा गैंग से जुड़ा हुआ था और इनका लीडर था, उसके बाकी दोस्त उसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग एक कहानी गढ़ते हैं। मियानो का कुछ दोस्त तेज़ी से जाता है और जुंको फ्रूता के साइकिल के पास जाकर उसे लात मारता है। साइकिल गिर जाती है, जुंको नीचे गिर जाती है। उसके बाद पीछे से अचानक मियानो आता है हीरो की तरह और वो उन लड़कों को डांटता है, वो भाग जाते हैं। और फिर ये जुंको से कहता है कि रात का वक्त है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जुंको उस पर भरोसा कर लेती है क्योंकि एक ही स्कूल में थी। बेशक उसने उसके जो प्रपोज़ल था उसको इनकार किया, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि आगे इस हद तक कुछ हो सकता है। तो मियानो अपने जाल में फंस चुका था। जुंको फ्रूता अब उसके साथ साइकिल पर चलने लगी। अचानक थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हीं का एक अड्डा था, सुनसान रात का वक्त। ये उससे कहता है कि 2 मिनट रुक जाओ, मुझे ज़रा यहाँ पे कुछ काम है, फिर तुम्हें घर छोड़ दूँगा। और एक सुनसान घर के अंदर जुंको फ्रूता को ले जाता है। वहाँ पहुँचता है, तब तक पीछे से इसके सारे दोस्त आ जाते हैं। वो पहली रात थी जब जुंको फ्रूता 17 साल की एक बच्ची, जो सिर्फ 3 दिन पहले जिसके 17वां साल पूरा किया था उसने, एक साथ वो 5 लड़के बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। इसके बाद पूरी रात उसको पीटते हैं, फिर रेप करते हैं। और यहाँ से कहानी शुरू होती है, एक लड़की की ऐसी दास्तान जिसके जिस्म का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो ज़ख्मी ना हुआ हो, जो लहूलुहान ना हुआ हो, और जिस तरीके से जो टॉर्चर किया। अगर मैं पूरी कहानी हूबहू आपको सुना दूँ तो मुझे लगता है कि आप बंद कर देंगे ये, मेरी आवाज़ भी और वीडियो को भी। यहाँ से शुरू होती है 25 नवंबर 1989 से ये कहानी। पहली रात बीतती है, अगली सुबह तक ही लगभग बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जुल्म अभी शुरू हुआ था। इसके बाद वो वहाँ से उसको निकालते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि पुलिस की नज़रों में न आ सके। 26 नवंबर को दूसरी जगह पूरे दिन रहती है, फिर बारी बारी से रेप होता है। 2 दिन अब जब गुजर जाता, 27 नवंबर की तारीख आ जाती है। इधर जुंको फ्रूता के घर वाले परेशान ढूंढ रहे हैं, इस इधर उधर रिश्तेदारों में नहीं मिल रही है। आखिर में वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस से कहते हैं कि उनकी बच्ची गायब है। पुलिस फ़ौरन एक्शन में आती है, ढूंढती है और इधर उधर जुंको फ्रूता के दोस्तों के घर जा जाकर पता करना शुरू करती है। इत्तेफाक से उनमें से इन 6 लड़कों में से एक लड़के का भी घर था जिसके घर पुलिस गई, क्योंकि स्कूल एक था। तो जब पूछताछ होती है और वो लड़के को पता चलता है कि घर में पुलिस आई थी, वो डर जाता है। वो मियानो को बताता है, जो गैंग लीडर था। मियानो को जब ये बात पता चलती है तो उसे लगता है कि अगर जुंको फ्रूता ने पुलिस को बता दिया तो उन लोगों को जेल हो जाएगी। तो वो वापस आता है। इसके बाद जुंको फ्रूता पे एक और जुल्म की इंतहा होती है। उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता है और कहा जाता है कि तुम अपने घर वालों को फ़ोन करो और कहो कि तुम अपने दोस्त के साथ अपनी मर्ज़ी से डेट पे निकली हो। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो तुम्हें तो मार ही देंगे, तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे। जुंको फ्रूता जानती थी कि ये याकूज़ा से जुड़ा हुआ है और उसका अंजाम क्या होगा। मजबूरी में वो अपने घर वालों को फ़ोन करती है, कहती है मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, आप पुलिस में केस मत करो, मैं अपने आप लौट आऊँगी। ये सुनने के बाद माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुँचते और कहते हैं कि उनकी बेटी की खबर आ गई है, आप मत ढूंढिए। 2 दिन निकल गया। इसके बाद उन्हीं 5 लड़कों में से एक लड़के के घर उस जगह से दूर जुंको फ्रूता को ले जाया जाता है। तीसरे दिन वहाँ जिस लड़के का घर था उसके पेरेंट्स कहीं अलग रहते थे। बीच बीच में वो आते थे, तब लड़की को तहखाने में ले जाया जाता था। और यहाँ फिर एक एक कर मियानो के दोस्त और याकूज़ा गैंग के लोग, उनका आना शुरू होता है। कहते हैं करीब 100 लोगों ने अलग अलग वक्त में जुकुतो के साथ बलात्कार किया।
करीब 500 बार उसका रेप हुआ। एक एक दिन में 25-25 बार उसका रेप हुआ। पूरे 44 दिन तक वो उस घर में कैद रही। इस 44 दिनों के अंदर 2 ऐसे मौके मिले जब उसको पुलिस तक अपनी बात पहुंचाने का एक मौका था। एक बार उसने, जब उसके दोस्त आए और वो शराब और ड्रग्स ले रहे थे, उनमें से एक का फ़ोन छूट गया। उसने फ़ोन उठाया और टोक्यो के इमरजेंसी नंबर पे पुलिस को कॉल कर दिया। इत्तेफाक से जब तक पुलिस कॉल उठाती तब तक वापस आ गया मियानो। उसने देखा, फ़ोन काट दिया। कॉल बैक आया पुलिस का, तब उसने कहा कि इस इमरजेंसी पे गलती से नंबर लग गया। पुलिस संतुष्ट हो गई, कुछ नहीं कहती है। दूसरी बार जिस घर में इसको रखा गया था, वहाँ का एक बच्चा था, एक केयर टेकर, उसे पता चल गया था, वो इस गैंग में नहीं था, कि इस लड़की को यहाँ जबरन रखा गया है। उस लड़के ने, जिस लड़के का घर था ये, उसके पेरेंट्स को बताया कि आपके घर में इसने ऐसे ऐसे एक लड़की को इन लोगों ने बंधक बना रखा है, उसके साथ डेली रेप होता है, जुल्म होता है। माँ बाप जानते हुए भी उस लड़के के खामोश रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मियानो याकूज़ा से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बार पुलिस को जब यही इमरजेंसी कॉल आया तो पुलिस ने कॉल रखा, लेकिन पुलिस के भी कान खड़े हुए कि ऐसा नहीं हो सकता है। पुलिस उस घर के दरवाजे तक आई कि यहाँ से एक कॉल गया था और कॉल कट गया, हमें घर की तलाशी लेनी है। माँ बाप इत्तेफाक से उस दिन वहीं घर पे थे। उन्होंने कहा मैं यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मैं हूँ और मेरे पति है और एक मेरा बेटा है, वो भी बाहर गया हुआ है। पुलिस उनकी बात सुनकर दरवाजे से लौट जाती। अगर वो घर के अंदर चली जाती तो शायद जुंको फ्रूता आज़ाद हो जाती। कई बार ऐसा हुआ, उस घर के अंदर से चीखने की आवाज़ आई, कई लोगों ने सुना, उन्हें डाउट भी हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। एक दो बार एक दो शख्स ने पुलिस को जाकर बताया कि इस घर से कुछ आवाज़ आ रही है। पुलिस ने सुना और अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी एक कॉल आया था, कुछ नहीं मिला। ये सारी चीज़ें होती रहीं, दिन बीतता रहा, और इधर जुंको फ्रूता के ऊपर जो जुल्म की कहानी थी, ठंड का दिन था, उसे रात को बालकोनी या बाहर की तरफ सुलाया जाता, नंगे फर्श पर सुलाया जाता। हड्डी कपकपा देने वाली ठंड में वो यूं ही सोती। पूरे दिन उसे नंगा रखा जाता। जब भी जितने भी लोग आते उनके सामने उसको नंगा लाया जाता। उसकी हालत ये थी कि उसके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में जलते हुए बल्ब से लेकर बॉटल और जितनी बाकी सुई, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें डाली गई। उसके लेफ्ट ब्रेस्ट के कुछ हिस्से को काट दिया गया। उसको ज़मीन पर लेटाया जाता, और ज़मीन पर लेटाने के बाद जो डंपल होता उठाते हैं, उसको सीधा लेटने को कहा जाता, और वो उसके पेट पे ऊपर से गिराया जाता। उसको सीधा लेटाया जाता और उसकी दोनों आंखों के ऊपर कैंडल मोमबत्ती जलाकर रख देते, तब तक जब तक कि मोमबत्ती की आखिरी नीचे का जो हिस्सा है वो भी पिघल ना जाए और वो उसकी आंखों के ऊपर गिरता। लाइटर और सिगरेट से उसकी आंखों की पलकों को जला दिया गया। उसके कई बार उसको टांगते छत के किसी कुंडी से, और आते 6-7-8 लोग दोस्त, और पंचिंग बैग की तरह उसके ऊपर वो एक्सरसाइज करते, उसको मारते मुक्के से, और तब तक जब तक कि वो निढाल ना हो जाए, बेहोश ना हो जाए। गरम वैक्स उसके पूरे शरीर पर डाला जाता। उसे तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच कच्चा खाने के लिए दिया जाता। उसे उसका अपना यूरिन और पेशाब पीने के लिए दिया जाता। घंटों उसे ठंड, फर्श और टेम्परेचर जापान में हम सब जानते हैं, उसमें यूं ही बिना कपड़े के उसको कहा जाता कि तुम ऐसे ही रहो। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां चोट और जख्म ना हो। पैर से लेकर हाथ, चेहरा, आंख, नाक, कान, और आलम यह हो गया था कि कुछ वक्त के बाद वो अपना होश ही खो बैठी थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। शायद वो इतना ज़ख्म और तकलीफ़ थी कि उसको एहसास ही नहीं रहा। उसके बावजूद भी इन हैवानों ने उसको छोड़ा नहीं, रखे रहा, और ये सिलसिला चलता रहा।
इस पूरे 44 दिनों में 100 के करीब जो पूरी इसमें जो मुकदमा चला था, 100 लोगों का था कि करीब 100 लोगों ने रेप किया था, और 500 बार, उसके बाद की गिनती भी याद नहीं है। और उन हालात में, जिन जिन हालात में कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मतलब इंसान या एक लाश के साथ रेप करना क्या होता है, तो एक तरह की वो लाश थी। आखिर में जब ये सारी चीज़ें होती रही, इसका खात्मा भी देखिए कैसे होता है। 4 जनवरी 1989 को, 25 नवंबर को इसको उठाया गया था, और 4 जनवरी 1989 न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा था। मियानो अपने दोस्तों के साथ आता है। ये निढाल पड़ी हुई है, इसके पूरा जिस्म लहूलुहान है, चेहरा सूजा हुआ है। ये चारों जो दोस्त आते हैं वो इससे कहते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं, और अगर इस गेम में तुम जीत गई तो तुमको छोड़ देंगे। गेम शुरू होता है, जो भी एक उनका अपना जापानी गेम था। इत्तेफाक से जुंको फ्रूता वो गेम जीत जाती है। जब वो गेम जीत जाती है तो मियानो को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो बारी बारी से पहले उसके हाथ पर, फिर पैर पर थोड़ा थोड़ा उसको जलाना था, तो वो पेट्रोल या उस तरह की चीज़ें डालता है और ज़रा ज़रा सा आग लगाता है। इत्तेफाक से वो मात्रा ज़्यादा हो जाती है गिरने की बॉडी पे, और 2 घंटे किस्तों में जलाने के बाद उसे ये था कि बुझा देंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन वो तेल या पेट्रोल इतना ज़्यादा उसमें आ गया कि आग बुझ नहीं पाया, और 2 घंटे जलने के बाद, 44 दिन के जुल्म के बाद जुंको फ्रूता की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है, इसके बाद ये मियानो इन लोगों को पता चलता है, वो काफ़ी फिर उठाता है, उसको मारता पीटता है, मुर्दे को भी, कि शायद होश में आएगी। जब उन्हें एहसास हो जाता है कि मर गई, तब वो अपने एक दोस्त को जाके बताता है कि वो मर गई। इसके बाद एक बहुत बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था, उस ड्रम में सीमेंट था। उस ड्रम के अंदर इसकी लाश को रखते हैं, सीमेंट पे पानी डालते हैं, ड्रम बंद कर देते हैं, तो एक तरह से लाश सीमेंटेड हो जाती है अंदर। उसके बाद उसको एक ट्रक में रखते हैं और ले जाकर वो ट्रक कहीं और फेंक दिया जाता है, मतलब ड्रम को निकाल कर डंप कर देते हैं। 44 दिन के जुल्म के बाद लाश ठिकाने लगा दी गई, बात आई गई हो गई। ये बात है 4 जनवरी की। इत्तेफाक से इसके 20 दिन के बाद मियानो एक दूसरी लेडी के साथ रेप करने के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है। उसकी निशानदेही पे पुलिस उस घर में छापा मारती है जिस घर में 44 दिन तक जुंको फ्रूता को रखा गया था। वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो कुछ कपड़े मिलते हैं, कुछ अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, कुछ ऐसी निशानियाँ मिलती हैं जैसे लगता है कि इस जगह पे काफ़ी किसी लड़की के साथ जुल्म हुआ होगा। लेकिन पुलिस को कहानी नहीं मालूम थी कि ये वही जगह है जहाँ कोई जुंको फ्रूता नाम की लड़की थी, या वो कहाँ है, क्योंकि अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। एक दूसरी महिला के रेप के सिलसिले में पकड़े गए मियानो से जब पुलिस पूछताछ करती है और उसके घर से ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, तो पुलिस यूं ही अंधेरे में तीर मारती है एक दूसरे केस में, और जो कुछ दिन पहले हुआ था। एक महिला गायब थी और उसकी लाश मिली थी, तो वो कि क्या इस केस से इसका भी ताल्लुक हो सकता है, तो वो अंधेरे में तीर मारती कि हमें पता है तुमने एक और कत्ल किया रेप करके। मियानो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि शायद ये जुंको फ्रूता के बारे में बात कर रही है, और वो टूट जाता है, कहता हाँ। तो पुलिस पूछती है कि फिर क्या किया, तब वो बताता है कि चलिए मैं आपको लाश बताता हूँ। वो ड्रम जिसमें सीमेंट भरा हुआ था और उस सीमेंट के नीचे उसकी लाश रखी थी जुंको की, वो उसके बताए हुए टोक्यो के बाहरी इलाके से वो ड्रम बरामद होती है, ड्रम के अंदर से लाश मिलती है। तब पुलिस पहली बार उसे बताती है कि मैं तो इस केस के बारे में हमें मालूम ही नहीं था, हम तो एक दूसरे केस के बारे में तुमसे बता रहे थे। लेकिन तब तक देर हो चुका था और मियानो सच बता चुका था। इसके बाद पहली बार जब वो लाश बरामद होती है, तब जुंको फ्रूता की कहानी जापान में सामने आती है। अब यहाँ पे एक अफसोसनाक बात ये थी कि ऐसी दरिंदगी करने वाले जो 4 मेन लड़के थे, 5 जिन्होंने उठाया था 25 नवंबर 1989 को, वो सब के सब नाबालिग थे। उनकी उम्र 17 और 18 के बीच में थी। जुवेनाइल एक्ट के तहत वहाँ बालिगों की तरह उन पर मुकदमा चल नहीं सकता था, उनके नाम नहीं छापे जा सकते थे। लेकिन जापान की एक मैगजीन के एडिटर ने जब ये कहानी सुनी पूरी,
कि किस तरीके से 44 दिन तक एक लड़की जिसकी पलकें जला दी गई, जिसके नाक में इतना उसी का खून निकाल कर भरा जाता था कि वो नाक से सांस न ले सके, मुंह से सांस ले, जिसके प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से कुचल दिया गया था और क्या क्या चीज़ें उसमें डालकर क्या क्या उसका जख्मी नहीं किया गया, जिसे लगातार सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जिंदा खाने को दिया गया, उसी का अपना यूरिन पीने के लिए दिया गया। हर वक्त दिन दिन भर में 20-20, 25 लोग आते और रेप करते, पंचिंग बैग की तरह उसे मारते, करंट देते, मतलब जितनी तरह की आप चीज़ें सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो जब ये कहानी एक मैगजीन के एडिटर को पता चली तो उस एडिटर ने ये फैसला किया कि चाहे हमारे देश का कानून कोई भी हो जुवेनाइल एक्ट को लेकर और इनका नाम डिस्क्लोज नहीं करने को लेकर, लेकिन ये जुवेनाइल की तरह इनको पेश नहीं आ सकते, ये इंसान नहीं हैवान है। और उसने उन सब की तस्वीर और नाम और पूरी कहानी छाप दी। जब ये छपा तो जापान में हंगामा हो गया, फिर जापान की पूरी मीडिया पीछे आ गई और अब घर घर में इस जुंको फ्रूता का नाम जुबान पर था। कहानी ऐसी थी कि जिसने भी सुना वो रो पड़ा। अदालत पे फिर दबाव आया, लेकिन कानून वहाँ ये था कि आप जुवेनाइल जस्टिस के तहत ही मुकदमा चला सकते थे। इतने बड़े जुल्म और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद 5 में से 4 को 7-7 साल की सज़ा हुई। जो एक मेन था मियानो, उसको 17 साल की सज़ा हुई। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वहाँ अपील की कम करने की सज़ा। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त महिला एक जज थी, उन्होंने मियानो की सज़ा कम करने के बजाय उसमें 3 साल और जोड़ दिए और 20 कर दिया और बाकी की सज़ा भी 2-2 साल बढ़ा दी। लेकिन कुल मिलाकर करीब 35 साल के आसपास की उम्र इस वक्त, मतलब 30 साल के आसपास उम्र थी या 35 साल के आसपास, जब सभी अपनी सज़ा काट कर जेल से बाहर आ गए। आज जापान में ये सारे लोग आज़ाद हैं। हाँ, अलग अलग दूसरे जुर्म में ये पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। लेकिन जिस दरिंदगी के साथ एक 17 साल की बच्ची को नोचा खसोटा, मतलब पूरी इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। 44 दिन एक नर्क में, एक जहन्नम में, एक हेल में उस लड़की ने कैसे काटे होंगे, सिर्फ सोच के सिहरन पैदा होती है। 44 दिन दरिंदों के बीच और दरिंदगी की इंतहा, उस बीच में इस लड़की ने कैसे काटे, फिर कैसे उसके आखिरी 2 घंटे बीते जब उसे किस्तों में जलाया जा रहा था और एक्सीडेंटली पेट्रोल ज़्यादा लग गया तो वो मर गई। एक तरह से अच्छा हुआ, निजात पा गई। अगर वो उस दिन नहीं मरती तो शायद ये 44 दिन का जो गिनती थी ये और आगे बढ़ती और नामालूम कितने ज़ख्म को लेकर वो इसी तरह जीती। कहते हैं कि जब इन लोगों ने कोर्ट में कहानियाँ सुनाई थी तब आखिर में बताया था कि जिस तरीके से वो कहते थे आखिर में वो वही करती थी, क्योंकि उसके दिमाग की हालत अब वैसी हो गई थी। शायद दर्द ने उसके सोचने समझने हर चीज़ की ताकत छीन ली थी और वो अपने आप को एक खिलौना मान ली थी। जो जैसा कहता वो उसी के इशारे पे वैसा ही करती। 44 दिन के बाद ज़िंदगी से उसको निजात मिली, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा दरिंदगी की वो सारे मुश्किल से 35 साल की उम्र में आज़ाद हो गए उस जुर्म से जिस जुर्म के सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये थी कहानी जापान की जुंको फ्रूता की। इस पे कई किताब भी लिखे गए और इसमें ये हुआ कि जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में वो काम करती थी तो वहाँ उसको एक वर्दी दी जाती थी। वो वर्दी उस दुकानदार ने उसके घर वालों को, जिनको के बाकायदा एक समारोह में भेंट किया कि एक पहचान है। एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि जिस हाई स्कूल में ये पढ़ती थी वहाँ से इसने अपनी डिग्री अभी पूरी नहीं की थी। इस कहानी के सामने आने के बाद उस स्कूल ने बाकायदा बिना एग्ज़ाम में बैठे और बाकी चीज़ों के वो डिग्री जुंको के नाम जारी की और उनके पेरेंट्स को सौंपा। जिस जगह पे उस ड्रम से लाश मिली थी वहाँ पे एक पार्क बनाया गया, एक तरह से जुंको की याद में। और इस इंसिडेंट के बाद पूरे जापान में रेप और रेप के कानून को लेकर काफ़ी बहस हुई, सेम वैसे ही जैसे 2012 निर्भया के पास हमारे देश में हुआ। आज की कहानी 90 के दशक की कर्नाटक की कहानी है। शायद एक वेब सीरीज़ या कुछ आने वाला है इस पर।
जैक द रीपर की कहानी मैंने आपको सुनाई है, लंदन का एक सीरियल किलर जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इंडिया में अगर किसी को जैक द रीपर का नाम दिया गया है तो इसी कहानी के विलन को दिया गया है। उमेश रेड्डी इस कहानी का विलन है, एक ऐसा विलन। फिर वहाँ पे बात हमारे कानून की भी आती है। बरसों हो गए, इंतज़ार कर रहा है कि वो कब फांसी पे चढ़ेगा, लेकिन वो तारीख ही नहीं आ रही है जिस तारीख पर उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। ये वो सीरियल किलर है जो एक तरह से दिमागी रूप से उसके बारे में क्या कहें, कुछ एक नया शब्द आया था कि ये ट्रांस ड्रेसर है, मतलब अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनने का जिसको शौक होता है। तो ये लड़कियों के, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहना करता था। बल्कि जब कई बार गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने तलाशी ली तो अंडरगारमेंट्स अंदर महिलाओं के ही पहने हुआ था। जब इसके घर पे दबिश दी गई, वहाँ से कपड़ों का गट्ठर मिला जिसमें सारे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स और कपड़े थे। 3-4 बार पुलिस को चकमा देकर ये भागा, और जब जब ये भागा पुलिस कस्टडी से, इसने तब 2-3 और मर्डर और रेप किए। तो अगर पुलिस की भी लापरवाही ना होती, इसको ढंग से पकड़ा रहा होता, तो शायद 8-10 लोगों की तो जान बच जाती। गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों पे इसने वारदात की। बाकायदा CRPF में नौकरी की, उसके बाद भाग कर आया। फिर एक और जगह पे इसने DAR में काम किया, डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड जो रिजर्व, और वहाँ से निकला हुआ एक शख्स इस देश का जैक द रिपर बनता है। तो आज की कहानी इसी जैक द रिपर यानी उमेश रेड्डी की कहानी। हालांकि उसके बहुत सारे नाम हैं, कुछ लोग उमेश रेड्डी कहते हैं, कुछ उसका नाम राजुलू रखते हैं, कुछ रमेश रखते हैं, कुछ वेंकटेश रखते हैं। 1959 में उमेश रेड्डी का जन्म कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में होता है। इसके बाद उसकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कहानी सामने नहीं आती। ये बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद इसकी नौकरी CRPF में गार्ड के तौर पर लग जाती है। CRPF में नौकरी लगने के बाद इसकी पोस्टिंग होती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये कमांडेंट हाउस में गार्ड के तौर पर काम कर रहा होता है। पहला जुर्म उसने वहीं किया। उस कमांडेंट हाउस में एक CRPF के सीनियर अफसर की बेटी के साथ इसने रेप करने की कोशिश की। इत्तेफाक से कुछ लोगों ने देख लिया, शोर हुआ। वहाँ पे वैसे ही सिक्योरिटी रहती है, CRPF, सारी चीज़ें। तो इसे मौके से ही रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद अब इसके ऊपर इसको पुलिस और बाकी जगह भेजना ही था, लेकिन पहली बार ही पहला जुर्म करने के बाद वो भी CRPF की कस्टडी से ये भाग निकला। CRPF ढूंढती रही, फिर इसका कोई सुराग नहीं मिला। ये भाग कर कर्नाटक आ गया। कर्नाटक आने के बाद 1996 में इसने DAR यानी कि डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व फोर्स ज्वाइन किया। अब इसने अपना नाम, पता, हुलिया, आइडेंटिटी सब छुपाई, तभी इसको ये नई नौकरी मिली, वरना CRPF में ये वांटेड था। और उस वक्त 1996 की बात है, शायद इतनी ज़्यादा इसकी आईडी और इसके बारे में इतनी जांच और ये सारी चीज़ें की नहीं गई। तो बड़ी आराम से ये CRPF में क्राइम करने के बाद DAR में आकर नौकरी करने लगा। DAR में नौकरी करने के बाद अब इसका दिमाग में वही था कि बस मुझे रेप करना है और मर्डर करना है। इस शुरुआत से ही इसके दिमाग में ये खुराफात चलता था। इस नौकरी के दौरान अब उसने पहले रेकी करनी शुरू की। रेकी करनी शुरू की तो इसे एक बात पता चली कि जो ज़्यादातर लोग हैं, ख़ासतौर पर इस वक्त बेंगलोर के अब इर्द गिर्द ही आ गया, तो उसे पता चला कि ज़्यादातर लोग ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, और घर में महिलाएं अकेली होती हैं। तो 11 से 3 का ये जो टाइम हो, उसमें बहुत सारे घरों में महिलाएं अकेले होती हैं। उनके पति, उनके बच्चे काम पे चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। उसने 11 से 3 का ही ये समय फिक्स किया अपने शिकार के लिए, और इसके बाद ये किसी न किसी घर में, जहाँ पहले ये दिन में रेकी करता, पता कर लेता कि इस घर में ये महिला अकेली है। उसके बाद ये वहाँ पहुँचता। पहुँचने के बाद पता पूछने के बहाने किसी फर्जी इनाम लेता कि यहाँ कहाँ रहते हैं, या पानी प्यास लगी है। जैसे ही महिला दरवाज़ा खोलती, ये अंदर दाखिल होता, चाकू की नोक पर फिर उसका रेप करता, फिर उसे मर्डर कर देता उसका, और जाते आते कुछ गहने वहने लूट के चला जाता, ताकि पुलिस को ये लगे कि मामला लूटपाट का है। इसने एक के बाद एक ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन कड़ियाँ पुलिस जोड़ नहीं पा रही थी, इसलिए अब तक पता नहीं था कि इस शहर में एक सीरियल रेपिस्ट या किलर घूम रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब ऐसे इंसिडेंट बढ़ने लगे, तो कहते हैं बेंगलोर के आसपास लोगों में एक दहशत फैल गई। लोग अनजान आदमियों को, ख़ासतौर पर दिन में 11 से 3, चूँकि ज़्यादातर वारदात हुई,
घरों के दरवाजे बंद रखो, घरों के दरवाज़ों को मजबूत बनाया गया, और ये था कि किसी भी अनजान शख्स के लिए दरवाज़ा न खोलो। दहशत इतनी थी। इधर पुलिस के ऊपर भी दबाव था, एक के बाद एक वारदात हो रही थी। अब ये करता रहा ये सारी चीज़ें, वारदात, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया था। फिर इसने 1996 में ही, जब डीआर में नौकरी लगी, वहीं एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से उस लड़की के हाथ में एक पत्थर आ गया और उसने उस पत्थर से निशाना लगाया, उसे चोट लगी, वो गिरा और इतना मौका मिला कि वो लड़की वहाँ से भाग गई। उसकी आबरू भी बच गई और जान भी बच गई। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही उसने उसी इलाके में 6 दिसंबर 1996 को एक 16 साल की लड़की को अकेला पाकर उसके साथ रेप किया और फिर उसे मार डाला। भले मारा नहीं, उसका रेप किया। रेप करने के बाद वो भाग गया। अब वो चला गया वापस। अच्छा, ये एक इंसिडेंट करता और उसके बाद ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेता। लगभग कई महीने बीत गए। उसके बाद अचानक एक दिन वहाँ पे एक परेड चल रहा था, जिसमें ये डीआरए की टीम भी थी, डीआर के, और उसका ये मुलाजिम था। अब उस परेड में ये भी मौजूद था। तो जब, बल्कि दिसंबर में हुआ था, जनवरी की बात है, 26 जनवरी, महीने भर के अंदर, 1 महीना और 20 दिन, तो उस परेड में ये था। और इत्तेफाक से वो लड़की उस परेड में थी जिसका रेप हुआ था। परेड में उसने उसको देखा कि ये तो उसका रेपिस्ट, उसका बलात्कारी है। उसे यकीन नहीं हुआ। 16 साल की लड़की। उसने फ़ौरन वहाँ पे जो मौजूद थे सिक्योरिटी स्टाफ और ये लोग, उनको बताया कि मेरा रेप हुआ और इस रेप में शामिल एक शख्स यहाँ परेड में हिस्सा ले रहा है। बात लोगों को अजीब लगी, लेकिन उन्होंने पकड़ा। ये पहली गिरफ्तारी थी उसकी, अब कश्मीर से बाहर आने के बाद। अब इसके बाद उसको पकड़ने के बाद पहले तो डीआर से नौकरी से निकाल दी गई, और फिर 1997 में कोर्ट के आदेश पर इसको बेल्लारी जेल में ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन जब ये बेल्लारी जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, पुलिस की वैन से ही। कैसे भागा? उसने पुलिस वालों को रास्ते में लालच दिया। उसने कहा कि चिकन और ये सब खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, किसी ढाबे पे रोको, मैं भी खाऊंगा, पैसे हैं। पुलिस वाले रोक दिए, हाथ में हथकड़ियाँ थीं। उसके बाद इसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, हथकड़ी खोल दो। पुलिस वाले खाने में मगन, और ये वहाँ से अचानक हथकड़ी खुलते ही 1 2 3, तो ये वहाँ से दूसरी बार भागा। पहली बार सीआरपीएफ की कैद से भागा था, और अब यहाँ से भागने के बाद अब ये बड़ौदा पहुँच गया। बड़ौदा में जाने के बाद इसने 3 अलग अलग लड़कियों को 10-15 दिन के अंदर अंदर उनका रेप किया और उनका मर्डर किया। अब ये करता रहा, फिर बड़ौदा से इधर उधर भटका, फिर ये वापस कर्नाटक पहुँच गया। कर्नाटक आने के बाद एक यहाँ अजीब सी चीज़ हो रही थी। बेंगलोर के इर्द गिर्द पुलिस के पास कुछ कंप्लेंट आ रहे थे। कंप्लेंट ये था कि बहुत सारी जो महिलाएं और लड़कियां अपने कपड़े सूखने के लिए डालती हैं बाहर आंगन में, छतों पर, तो उन महिलाओं और लड़कियों के अंडरगारमेंट्स गायब हो रहे हैं कपड़ा सुखाते वक्त। अब ये बड़ी अजीब सी कंप्लेंट भी थी, और पुलिस के लिए वो बड़ी अजीब थी कि ये मामला क्या है। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तक उमेश रेड्डी की वो सच्चाई भी नहीं पता थी पुलिस को। तो अब जब ये आया कि अंडरगारमेंट्स चोरी हो रहे हैं, इसी के बाद पुलिस ने कहा कि चलो पता करते हैं कि कौन लोग हैं। तो इस मामले में अचानक एक जगह पर ये चोरी कर रहा था, और ऐसे ही लोगों को शक हुआ, तो वो छत के ऊपर था, तो देखा कि छत पे कोई आ गया है। इसने छत से छलांग मार दी बचने के लिए। छलांग मारी तो इसका पैर मुड़ गया। पैर मुड़ गया तो अब ये दौड़ नहीं सकता था। तब तक आस पड़ोस के लोग नज़दीक आ गए, ऊपर से महिला चिल्ला रही है। इन लोगों ने इसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस इसको थाने ले गई। जब थाने ले जाके उससे पूछताछ हुई, तो ये था कि अब चूँकि अंडरगारमेंट की चोरी हो रही है, तो पुलिस ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। पहले तो ये मना करता रहा, फिर पुलिस ने कहा कि अच्छा तो अपने कपड़े उतारो। जब उसने अपनी पैंट उतारी तो पुलिस ने देखा कि ये लड़कियों के अंडरगारमेंट्स पहने हुआ है। अब पुलिस को बड़ा अजीब लगा। फिर पुलिस ने उसका घर पूछा। उसके बाद घर पे पुलिस ने दबिश दी। वहाँ कपड़ों की एक गठरी मिली, और उसमें सारे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स रखे थे। अब पुलिस को ये लगा, इसके बाद फिर पुराने केसेस जो थे, फिर पता चला कि ये वो है जो भागा था, डीआर में काम करता था। तो इसको फिर, हालांकि इसने शुरुआत में जब पकड़ा गया तो इसने अपना नाम बताया वो कुछ और, कि मेरा नाम रमेश है, लेकिन फिर ये सारी चीज़ें और पुराने केस खुले तो पता चला कि नहीं, ये तो रेड्डी है और कई रेप और मर्डर केसेस में वांटेड है। तो फिर इसको पकड़कर अब पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया,
और पेश करने के बाद इसको जेल में भेज दिया गया। जेल जाने के बाद अब ये एक बार फिर से बाहर निकलता है पेशी के लिए और पुलिस की हिरासत से भाग जाता है। अब पुलिस परेशान कि ये मामला क्या है, ये बार बार भाग रहा है। उधर लोगों में ये है कि एक सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर जैक द रिपर अब तक नाम दिया गया है और ये इस तरीके से यहाँ से भाग रहा है। तो पुलिस की लापरवाही पर भी उंगलियां उठी। लेकिन भागने के बाद उसने फिर एक रेप किया और फिर मर्डर किया। इस दौरान में उसने एक इनकम टैक्स के बड़े अफसर की वाइफ का भी मर्डर किया। अब जब ये इनकम टैक्स की वाइफ की मर्डर की खबर आई तो फिर और भी ज़्यादा सनसनीखेज खबर बन गई, हेडलाइन खबर चल रही है। तो अब ये हुआ कि इसके पीछे लोग पड़ गए। लेकिन अब ये 1999 में भागा था आखिरी बार। अब इसके बाद इसको पुलिस तलाश रही है, मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर इसके बाद पुलिस ने इसको एक बार और पकड़ा और इस बार एक रेप और मर्डर करने के बाद जा रहा था। और इस दौरान में इसकी इतनी दहशत हो गई थी कि बहुत सारी जगह पे इसकी तस्वीरें पुलिस ने अब छपवा कर पोस्टर चिपकवा दिए थे। तो उधर पुलिस की मुसीबत ये हो गई कि जैसे ही ज़रा सी भी किसी की शक्ल हूबहू उमेश रेड्डी से मिलती, वो लोग पुलिस को फ़ोन मिला देते, घंटी बजने लगती और कहते कि हमने यहाँ देखा। पुलिस की टीम अलग अलग इलाकों में पहुँच रही, पता चल रहा है कि दिखने में तो वैसा है लेकिन ये वो शख्स नहीं है। तो यहाँ पुलिस की मुश्किल ये भी थी। और ये जब जब कस्टडी से भागता तब तब रेप करता और मर्डर करता। 17 मई 2002 आखिरी बार ये गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी भी उसकी ऐसी हुई कि एक ट्रेन से बेंगलुरु पहुंचा। चूंकि ये क्राइम करने के बाद कुछ दिन के लिए फिर बेंगलुरु से निकल जाता है, इधर उधर भागता, गुजरात जाता और कहीं जाता। तो हमेशा वारदात करने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए बेंगलुरु छोड़ देता, लेकिन फिर मामला ठंडा होते ही वापस आ जाता। ऐसे ही 17 मई 2002 को ये वापस कुछ दिन बाहर रहने के बाद बेंगलुरु लौट रहा था ट्रेन से लौटने के बाद ये यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे उतरता है। और यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद क्लॉक रूम में स्टेशन पर ही अपना सामान जाकर जमा कर देता है। सामान जमा करने के बाद रात के करीब 8 बजे का वक्त था। स्टेशन से बाहर निकला, इसे अपने थोड़े अब हुलिया चेंज करना था, बाल वाल कटाने थे, शेप बनाना था। तो स्टेशन के बाहर ही एक सैलून था, उस सैलून में ये पहुंच जाता है और वहाँ अपने बाल वाल कटा रहा होता है। लेकिन तभी एक ऑटो ड्राइवर ने उसको सैलून के अंदर जब दाखिल होते हुए देखा तो उसे लगा कि ये वही उमेश रेड्डी है, क्योंकि अब तक उसके पोस्टर सारी जगह पे बट रहे थे। उसके नाम की इतनी दहशत हो चुकी थी कि महिलाएं घर में दिन में अकेले किसी को घर में अपने अनजान शख्स को घुसने तक नहीं देती थी। तो उस ऑटो ड्राइवर ने फ़ौरन नज़दीक में एक पुलिस वाला था, उसको इन्फॉर्म किया कि जिस उमेश रेड्डी की तलाश है वो सैलून में बैठा हुआ है। अब पुलिस वालों को पता चला तो वो फ़ौरन एक पूरी टीम आनन फानन में पहुंचती है और सैलून में घेर कर उमेश रेड्डी को गिरफ्तार कर लेती है। 2002 में उसकी गिरफ्तारी हुई और शुक्र है कि उसके बाद फिर वो कभी जेल से नहीं भागा। 2002 में गिरफ्तार होने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसे जो याद है जो उसने कहा कि उसने करीब 20 महिलाओं और लड़कियों को मारा और उनका रेप किया। कुछ को तो मारने के बाद भी रेप किया, मतलब मुर्दे के साथ। उससे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, बस मुझे अचानक एक अंदर से कुछ जानवर जैसा जागता था और बस मैं निकल पड़ता था शिकार की तलाश में। तो महिलाओं के कपड़े क्यों पहनते थे? उसने कहा मुझे अच्छे लगते थे, मुझे ये अट्रैक्ट करते थे और इसीलिए मैं हमेशा, मतलब बरसों हो गए अब, मैं अंडरगारमेंट्स महिलाओं के ही पहनता हूँ, और वो भी खरीद कर कभी नहीं, या तो चुरा कर। और उनमें से ज़्यादातर अंडरगारमेंट्स वो थे जो इसकी शिकार बनी थी। जिन महिलाओं और लड़कियों का इसने रेप और मर्डर किया वो उनके अंडरगारमेंट्स निशानी के तौर पर अपने साथ ले जाता था और फिर उन्हें वो पहनता था। तो ये जब जब गिरफ्तार हुआ तब तब इसने हमेशा लड़कियों या महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे। इसको देखते हुए मनोवैज्ञानिक और बाकी लोगों ने राय दी। उसने कहा कि इस शख्स का समाज में खुलेआम घूमना बड़ा ख़तरनाक है और इसीलिए फिर कोर्ट ने इस मामले में, पुलिस ने एक मजबूत केस तैयार किया। 26 अक्टूबर 2006 को बेंगलुरु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहली बार अपना फैसला सुनाया। हालांकि 20 कत्ल के बात उसने कबूल की, लेकिन पुलिस सबूत सिर्फ 9 मामलों की जुटा पाई। हालांकि पुलिस का मानना था कि 20 उसने कहा मुझे याद है, ये फिगर शायद 30, 40, 50 तक जा सकती है, लेकिन वो उसे याद नहीं। और पुलिस इस 20 में भी सिर्फ 9 केस स्टडी
के ऊपर ही काम कर पाई और वो 9 के बारे में फुल सबूत अदालत में उसने दाखिल किया। उन सबूतों को देखते हुए 20 में से 9 कत्ल और रेप को देखते हुए 26 अक्टूबर 2006 को बेंगलुरु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उमेश रेड्डी को फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद हालांकि उसने तब अदालत में कहा कि मैं ये सब कुछ पैसे की खातिर करता था, मैं रेप और उसके लिए नहीं करता था, मेरी माँ बीमार थी, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि तुम जब जब पुलिस कस्टडी से भागे 3-4 बार, तब तब तुमने रेप भी किया और मर्डर भी किया। अगर खाली मर्डर हो तो और लूटपाट हो तो समझ में आता है कि तुम्हारा मोटिव कुछ और है, लेकिन अगर माँ की मदद करनी और पैसे चाहिए तो फिर रेप क्यों? ये बात कन्विंस नहीं हो पाई अदालत, और इसीलिए उसे सजाए मौत हुई। 6 में ये आया फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला। इसके बाद मामला 2007 में कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 जजों की डिवीज़न बेंच के पास ये मामला पहुंचा। अब दोनों जो जज थे, इसे फांसी देनी है कि नहीं देनी है, इस पर उनकी राय बटी हुई थी। एक की थी कि देनी चाहिए और एक की थी कि नहीं, इसको उम्र कैद में बदल देनी चाहिए। तो जब 2 जजों की या किसी भी कोर्ट में जजों की जब राय बदल जाती है, मतलब आपस में नहीं मिलती है, और अगर वो टाई हो जाए या फिर डिफरेंट हो, तो फिर बड़ी बेंच के पास मामले को भेजा जाता है। अब यहाँ 2 जज, दोनों जजों का फैसला, एक कह रहे हैं उम्र कैद, एक कह रहे हैं फांसी, तो फैसला हो नहीं पाया। तो इसके बाद 3 जजों की हाई कोर्ट की बेंच को ये मामला सौंपा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उमेश रेड्डी को फांसी की सज़ा सुनाई दी है, आपका क्या कहना है। तो 3 जजों की जब बेंच के पास ये मामला गया तो 3 जजों की बेंच ने बहुमत से 3-0 से उमेश रेड्डी के गुनाहों को देखते हुए उसे फांसी की सज़ा देने के निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी और कहा कि इसकी मतलब सज़ा घटाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसे सज़ाए मौत ही मिलनी चाहिए। इस फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में 1 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और उमेश रेड्डी को फांसी की सज़ा सुनाई। यानी कि 2006 में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, 2007 में हाई कोर्ट ने और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर 5 साल में देश की तीनों अदालतों ने फांसी की सज़ा पर मुहर लगाई। अब आखिरी रास्ता था इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसने मर्सी के लिए, इसकी मां ने मर्सी पिटीशन दाखिल की। लेकिन 2013 में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 साल के बाद, तब प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इस मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया और इसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखी। लेकिन इसके बाद इस सज़ा के या इस पिटीशन के खारिज होने के बाद 2016 में उसने फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब लगभग ये साफ हो गया था, सब कुछ क्लियर है कि फांसी होगी। तभी इसने एक और चाल चली, इसने हाई कोर्ट में एक और पिटीशन लगाई और पिटीशन ये थी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इसी वजह से ये सारे रेप मर्डर करता था। लेकिन कोर्ट ने फिर सारे मेडिकल और ये सारे रिपोर्ट मंगाए, दस्तावेज़ देखे और 2021 में उसकी उस अपील को भी खारिज कर दिया 2021 में। अभी हम 2022 में बैठे। अब सारे कानूनी रास्ते, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन फिर इसने एक और स्पेशल अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में 2020 की शुरुआत में। और ये जो हाई कोर्ट पे उसने कहा था कि मानसिक हालत उसकी ठीक नहीं है, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, अभी फैसला नहीं आया और ये वहीं कर्नाटक में जेल में बंद है उमेश रेड्डी। तो जो फैसला 2006 से 11 तक देश की तमाम अदालतों ने दे दिया, 13 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी। फिर उसने कानून का अलग अलग सहारा लिया, खेल खेला और आज मतलब 13 के बाद आज कितने 9 साल हो गए हैं, अभी भी उसकी एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लटकी हुई है और इसीलिए उमेश रेड्डी को फांसी नहीं दी जा सकी। मतलब जो इंडियन जैक द रिपर, जिसकी वजह से एक ज़माने में बेंगलोर में दहशत का आलम था, वो शख्स जिसको 2002 में गिरफ्तार किया गया, 20 साल हो गए उस हिसाब से अगर आप देखें, 20 ईयर्स, 20 साल में भी उसके गुनाहों की सज़ा अब तक नहीं दी जा सकी। कई बार कानून और सुस्त रफ्तारी और इस तरह के फैसलों में देरी को लेकर हम लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। ये केस बिल्कुल फिट बैठता है कि 20 साल हो गए और 20 साल में एक ऐसा शख्स जो खुद कबूल करता है कि उसने 20 से ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं का रेप और कत्ल किया, उसे फांसी पर चढ़ाया नहीं जा सका है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला।
आज हार्दिक हरसोत इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हार्दिक। साथ ही राशिदा रहमती, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राशिदा।